यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। अगर यह कहा जाता कि उन्होंने शुरुआत में आरव को मारने का इरादा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें डर था कि वह आज यहाँ हुई घटना का पर्दाफाश कर देगा, तो अब वे आरव को उसकी नैसर्गिक प्रतिभा और क्षमता के कारण मारना चाहते थे। जब बात ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आती है जिसने प्रबुद्ध तलवार इंटेंट को समझ लिया हो, और चूंकि वह दक्षिणी क्षेत्र का सदस्य था, इसलिए उन्हें लगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह समय से पहले ही मर जाए। इसके अलावा उनके पास उसे समय से पहले मारने की क्षमता भी थी। ठीक उसी समय जब युग्र ने हमला करने का इरादा किया, तो आरव ने अचानक उनकी ओर देखा और कहा, अपनी वरिष्ठ बहन के सम्मान में मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देता हूँ। अगर तुम सब माफी मांगते हो तो मैं तुम सबको सुरक्षित जाने दूंगा। तुम्हारा क्या विचार है? युग्र स्तब्ध रह गया और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। वह थोड़ी देर तक हंसा, फिर उसने आरव की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, तुमसे माफी मांगे और तब तुम हमें सुरक्षित जाने दोगे? छोटे दुष्ट, तुम किस आधार पर ऐसी बातें करते हो? क्योंकि तुम पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ हो, या शायद इसलिए कि तुमने प्रबुद्ध तलवार इंटेंट को समझा है? यह तो छोड़ो कि तुम केवल पहले दिव्य स्तर पर हो, अगर तुम राजा स्तर को भी प्राप्त कर लेते तब भी हम तुमसे नहीं डरते। जब वह यहाँ तक बोला तो युग्र ने धीरे धीरे अपनी तलवार आरव की ओर तानी और कहा, तुम क्यों न अपनी जान खुद ले लो, और हमारी वरिष्ठ बहन के सम्मान में मैं तुम्हारे शव को सुरक्षित छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ। जब उन्होंने उसे सुना तो युग्र के पीछे के अन्य तलवार संप्रदाय के शिष्य तुरंत जोर जोर से हंसने लगे, और उनकी निगाहें आरव की ओर उपहास और तिरस्कार से भरी थी। आरव ने सिर हिलाया और फिर वह विनीता की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने कंधे उचकाए जबकि उसके चेहरे पर बेपसी का भाव था। देखो, ये मुझे मारने पर तुले हैं। जब ऐसा है तो मैं केवल इन्हें मार ही सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव अचानक जोर से चिल्लाया, इतनी देर तक तमाशा देखने के बाद अब तुम्हें खुद को सामने लाना चाहिए, है ना? वे सब हैरान रह गए। यहाँ कोई और है। ठीक इसी क्षण लाव्य, जो पहले चला गया था, अचानक और रहस्यमय तरीके से उनके सामने प्रकट हुआ। लाव्य ने तलवार संप्रदाय के शिष्यों पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसकी निगाह आरव पर टिकी, और उसने कहा, कभी कभी इंसान हम डार्क बिस्ट से भी बदतर होते हैं। तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों के चेहरे लाव्य को अचानक यहाँ देखकर हिंसक रूप से बदल गए। युग्र और अन्य ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया इससे पहले कि वे जाने की तैयारी करते। हालांकि उन्होंने अपने आश्चर्य से देखा कि डार्क बिस्ट्स की घनी भीड़ अचानक उनके दृष्टि क्षेत्रों के कोनों पर प्रकट हो गई थी। ठीक इसी क्षण आसमान अचानक धुंधला हो गया। जब उन्होंने ऊपर देखने के लिए सिर उठाया तो उन्होंने देखा कि उड़ने वाले डार्क बिस्ट्स का एक घना विस्तार आसमान को ढक चुका था। वे एक बार फिर घिर चुके थे। युग्र और अन्य के चेहरे और भी अधिक पीले पड़ गए। आरव ने युग्र और अन्य को देखा जिनके चेहरे भयंकर रूप से पीले थे, इससे पहले कि उसने कहा, तुम सही हो, इंसान वास्तव में कई मौकों पर डार्क बिस्ट से भी बदतर होते हैं। उसका इरादा हमें जाने देने का था ही नहीं। इस बीच विनीता ने आरव को घूरते हुए यह सवाल पूछा। सही, लाव्य ने कहा, तुम सबने मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के इतने सारे डार्क बिस्ट्स को मारा और उनके आंतरिक कोर ले लिए, तो मैं तुम्हें सुरक्षित जाने की अनुमति कैसे दे सकता था? फिर तुम पहले वापस क्यों चले गए थे? विनीता ने धीमी आवाज में पूछा। लाव्य मुस्कुराया और फिर उसने आरव की ओर उंगली से इशारा किया और कहा, मैं इसलिए वापस चला गया क्योंकि वह तुम सबको बचाना चाहता था। जब तक वह यहाँ है, मैं तुम सबको पूरी तरह से मार नहीं सकता।
इसलिए मैं केवल वापस ही जा सकता था। दुर्भाग्य से तुम्हारे संप्रदाय के ये शिष्य इस कारण से अनजान थे। अब मैं मानता हूँ कि वह उन्हें और नहीं बचाएगा, है ना आरव? जब उसने ये शब्द कहे तो लाव्य ने आरव की ओर देखा। हाँ, अगर वह आरव के बगल में उस रहस्यमय डार्क बिस्ट से नहीं डरता तो वह इस तरह अपनी सांसें क्यों बर्बाद करता? उन सबने आरव की ओर देखा जब उन्होंने लाव्य को सुना। अगर इस दुनिया में पछतावे के लिए कोई गोली होती तो वे निश्चित रूप से एक खरीदने के लिए कोई कीमत नहीं छोड़ते। मौत को दावत देना कैसा होता है? बेवकूफ होना कैसा होता है? वे अभी ठीक वैसे ही थे। उन्हें आरव से दया की भीख मांगना बेकार लगा। इसलिए कुछ ही समय में उनकी निगाहें विनीता की ओर मुड़ी जो विनती के भावों से भरी थीं। विनीता ने हल्की आह भरी जब उसने उन्हें अपनी ओर देखते हुए देखा और फिर उसने आरव को घूरते हुए अपने होंठ हल्के से खोले। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। आरव ने हल्की आह भरी जब उसने विनीता के परेशान भाव को देखा और फिर उसने कहा, मैं समझता हूं कि तुम यह ध्यान में रख रही हो कि वे तुम्हारे ही संप्रदाय से हैं। हालांकि क्या वे वास्तव में तुम्हारे लिए उनकी ओर से विनती करने लायक हैं? उनके जैसे कृतघ्न और संकीर्ण सोच वाले लोगों का दुनिया में जीवित रहना वास्तव में ऊर्जा की बर्बादी है। इसलिए मुझे अफसोस है आरव, हमें तुम्हारे जैसे दक्षिणी क्षेत्र के एक कूड़े की कोई जरूरत नहीं है कि तुम हमारी ओर से विनती करो। ठीक इसी क्षण युग्र ने आरव को हिंसक भाव से घूरा और थोड़े पागलपन भरे लहजे में बोला, हम तलवार संप्रदाय के शिष्य अपनी जान बचाने के लिए घुटने टेकने के बजाय खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। भले ही हम उत्तरी क्षेत्र के सदस्य मरने वाले हों, हम रीढ़ के साथ मरेंगे और शानदार मौत मरेंगे। तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। आरव को अपनी पूरी शक्ति से मार डालो। जब उन्होंने युग्र को सुना तो उन अन्य शिष्यों की निराश आंखों में तुरंत चमक आ गई जबकि उनके भीतर गर्म रक्त उमड़ पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवारें निकालने में संकोच नहीं किया और आरव की ओर तेजी से दौड़े जैसे कि वे पागल हो गए हों। ठीक इसी क्षण युग्र, जो मूल रूप से आरव की ओर दौड़ने वाला पहला था, वह पहले की तुलना में कुछ गुना अधिक तेज गति से विस्फोटक तरीके से पीछे की ओर भागा। जैसे ही वह विस्फोटक तरीके से पीछे भागा, उसके कंधों पर गूढ़ ऊर्जा से बने पंखों की एक जोड़ी अचानक प्रकट हुई और वे तेजी से फड़फड़ाए। एक ही सांस के समय से भी कम समय में वह पहले ही 30 मीटर से अधिक दूर प्रकट हो चुका था। ऐसे दृश्य ने आसपास के सभी इंसानों और डार्क बिस्ट्स को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि अन्य शिष्य जो आरव की ओर दौड़ रहे थे, वे मौके पर रुक गए और फिर उनका मन खाली हो गया। रीढ़ और गर्म रक्त कहाँ है जो युग्र ने अभी दिखाया था? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह अपनी जान बचाने के लिए घुटने टेकने के बजाय खड़े होकर मरना पसंद करेगा? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्या उसने यह नहीं कहा था कि अगर उसे मरना भी पड़ा तो वह रीढ़ के साथ मरेगा और शानदार मौत मरेगा? वह अचानक अपनी धुन क्यों बदल गया है? लाव्य ने सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गया। उसके बाद दूर से लड़ाई की आवाज गूंजी और यह बहुत कम समय तक जारी रही। कुछ ही समय में लाव्य केवल 10 सांस से थोड़ा अधिक समय के बाद लौट आया। इसके अलावा वह अपने हाथ में एक व्यक्ति को ले जा रहा था और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि युग्र था जो अभी भागा था। इस क्षण युग्र अभी तक मरा नहीं था, लेकिन वह इससे वास्तव में दूर भी नहीं था, क्योंकि उसके चारों अंग लाव्य द्वारा काट दिए गए थे। विनीता की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने युग्र को भयानक हालत में देखा और फिर उसने थोड़े विस्मय के साथ लाव्य को देखा।
वह युग्र के पास मौजूद ताकत से बेहद स्पष्ट रूप से वाकिफ थी। तलवार संप्रदाय के बाह्य प्रांगण के शिष्यों में युग्र 5वें स्थान पर था। हालांकि वह वास्तव में इस रहस्यमय डार्क बिस्ट द्वारा आसानी से पराजित हो गया था। इसके अलावा उसे भागने का भी मौका नहीं मिला। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ साधक और डार्क बिस्ट अत्यंत कमजोर हैं? अगर इसे भी कमजोर माना जाता है तो मुझे डर है कि केंद्रीय क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में कोई भी मजबूत नहीं है। इस क्षण आरव भी थोड़ा हैरान था। शुरुआत से ही, भले ही वह जानता था कि लाव्य की ताकत बहुत दुर्जेय थी, उसने कभी लाव्य को लड़ते हुए नहीं देखा था। इसलिए वह ठीक ठीक नहीं जानता था कि लाव्य कितना मजबूत था। फिर भी अब वह निश्चित था कि अगर उसने 5वें स्तर की तलवार इंटेंट को नहीं समझा होता तो वह पूरी तरह से लाव्य को हरा नहीं पाता, क्योंकि अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो वह इस उत्तरी क्षेत्र के गूढ़ साधक, जिसे युग्र कहा जाता है, को हराने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास रखता था। लेकिन वह जानता था कि वह लाव्य के समान इतनी आसानी से इसे पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता था। इस क्षण युग्र का चेहरा भयंकर रूप से पीला था और उसकी आंखें डर और भय से भरी थीं जब उसने लाव्य को घूरा। कम समय जिसके लिए वे पहले लड़े थे, उसने उसे ठीक ठीक यह महसूस करने दिया था कि लाव्य कितना भयानक था। दक्षिणी क्षेत्र जैसी घटिया जगह में इतना भयानक डार्क बिस्ट क्यों प्रकट हुआ है? ठीक इसी क्षण युग्र ने कुछ सोचा हुआ लगा और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य गहरा हो गया जब उसने एक कर्कश आवाज में बात की, तुम एक राक्षस हो। क्रैक। युग्र ने बात पूरी नहीं की थी जब हड्डियों के टूटने की स्पष्ट और सुरीली आवाज गूंजी। लाव्य ने युग्र का सिर, जो अभी भी अपनी आंखें खुली रखे हुए था, डार्क बिस्ट्स की भीड़ में फेंक दिया और फिर उसने तलवार संप्रदाय के बाकी बचे 5 शिष्यों को घूरा और उदासीनता से कहा, उन सबको मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अनगिनत डार्क बिस्ट्स ज्वार की तरह उन 5 शिष्यों की ओर उमड़ पड़े। वरिष्ठ बहन, हमें बचाओ। वरिष्ठ बहन, कृपया इस तथ्य को ध्यान में रखो कि हम एक ही संप्रदाय से हैं और हम जूनियर भाइयों को बचाओ। वरिष्ठ बहन, मेरी मदद करो आरव, अगर मैं भूत भी बन गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहा भाई आरव, भाई आरव, मैं गलत था, मैं था। आरव, मेरा तलवार संप्रदाय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से हमारा बदला लेगा। आहा। कुछ समय के लिए उन 5 शिष्यों की सभी प्रकार की दुहखद चीखें और अपमान गूंज उठे। इस क्षण आरव अपने दिल में बेहद क्रोधित था। क्या बकवास! मैं वह नहीं हूं जो तुम सबको मार रहा है। यह डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्ट्स हैं। लेकिन तुम सब उनका अपमान नहीं कर रहे हो या उनसे बदला नहीं ले रहे हो, फिर भी तुम मुझसे बदला चाहते हो। तुम सब बेवकूफ वास्तव में मरने के लायक हो। इस बीच विनीता अंत में और देख नहीं पाई और उसने अपनी हथेली पलटी। ठीक जब वह हमला करने वाली थी, आरव ने तेजी से उसकी राह को बाधित करने के लिए चमक मारी और फिर उसने कहा, तुम्हें स्पष्ट रूप से वाकिफ होना चाहिए कि अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यह तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। क्या यह इसके लायक भी है? यह इस बात का मामला नहीं है कि यह इसके लायक है या नहीं। विनीता ने आरव की आंखों में देखा और कहा, हम सब एक ही संप्रदाय से हैं, इसलिए मैं उदासीनता से उन्हें मेरे सामने मरते हुए नहीं देख सकती। समझ गए? आरव समझ गया। ये शिष्य निर्दयी थे, लेकिन उसके सामने यह महिला अपनी वफादारी को अनदेखा करने में असमर्थ थी। इस क्षण आरव नहीं जानता था कि उसे यह कहना चाहिए कि वह मूर्ख थी या कोई जो चरित्र से भरा था।
हर एक व्यक्ति के अपने सिद्धांत और मानक थे जिन पर वे कार्य करते थे। आरव जानता था कि उसे दूसरे के सिद्धांतों और मानकों को आंकने के लिए अपने खुद के सिद्धांतों और मानकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए जब उसने यहाँ तक सोचा, आरव एक तरफ हट गया और कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वही करो जो तुम्हें सही लगता है। हर किसी की अपनी पसंद होती है और हर एक व्यक्ति को अपनी पसंद के परिणामों को सहना पड़ता था। हालांकि उसने उसकी सराहना की और ईमानदारी से आशा की कि वह बच सकती है, लेकिन उसने उसकी पसंद का सम्मान किया। तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे हो? इस बीच यामिनी ने चिंतित होकर बात की। विनीता कभी कभी एकल विचार वाली होती है और वह अक्सर बेवकूफी भरी चीजें करती है। जब तुमने उसे अपनी दोस्त मान लिया है तो तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे हो? वह अपनी जान देने जा रही है। जैसे ही वह बोली, यामिनी ने जल्दी से विनीता का हाथ पकड़ लिया क्योंकि उसे गहरा डर था कि विनीता लड़ाई में कूद जाएगी और अपनी जान दे देगी। विनीता ने आरव पर एक नजर डाली और फिर उसने संकोच करना छोड़ दिया। उसने यामिनी की पकड़ से अपनी बाह खींची और फिर उसकी आकृति उन शिष्यों की ओर चमकी जो डार्क बिस्ट्स की भीड़ के खिलाफ कड़वाहट से लड़ रहे थे। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हालांकि जैसे ही उसने डार्क बिस्टों के झुंड पर हमला करने का इरादा किया, लाव्य की आकृति अचानक उसके रास्ते में आ गई। विनीता की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार लाव्य की ओर बढ़ा दी। जब उसकी तलवार आगे बढ़ी तो वास्तव में उससे हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आई और उसमें समाहित भयावह ऊर्जा के कारण लाव्य का भाव थोड़ा बदल गया। तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट। हाँ, विनीता ने खुद को नहीं रोका था, नहीं वह ऐसा करने की हिम्मत कर सकती थी। उसके सामने इस रहस्यमय रूपांतरित डार्क बिस्ट की ताकत वास्तव में बहुत डरावनी थी। अगर वह अभी भी खुद को रोकती तो तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों को बचाना तो दूर की बात है, शायद वह खुद भी एक पल में ही नष्ट हो जाती। इसलिए उसने हमला करते ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और उसने बिना किसी रोकटोक के अपने तलवार इंटेंट का उपयोग किया। जब उसके तलवार इंटेंट ने उसे घेर लिया तो लाव्य पहले थोड़ा अवाक रह गया। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि विनीता ने वास्तव में तलवार इंटेंट को समझा है, और वह भी तीसरे स्तर पर। हालांकि कुछ ही देर में उसने फिर से अपना संयम हासिल कर लिया। जब विनीता की तलवार उससे लगभग 1 मीटर दूर पहुंची तो उसने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर उस तलवार की ओर जोरदार वार किया जिसमें भयावह तलवार इंटेंट समाहित था। बूम! उसकी मुट्ठी तलवार के संपर्क में आई भी नहीं थी कि उसके वार से उत्पन्न हुई भयानक हवा ने विनीता को दूर फेंक दिया। विनीता के कंधे पर हवाएं मध्य हवा में तेजी से फड़फड़ाई और उसकी आकृति तुरंत धीमी हो गई और फिर जमीन पर मजबूती से उतर गई। विनीता की आंख की पुतलियां तब सिकुड़ गईं जब उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को देखा, क्योंकि उसकी धरती स्तर की तलवार का केंद्र पूरी तरह से धंस गया था। यह एक धरती स्तर का डार्क खजाना है। उसकी ताकत वास्तव में कितनी डरावनी है? क्या यह वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र जैसे दुर्लभ गूढ़ ऊर्जा वाले स्थान का डार्क बिस्ट है? विनीता के मन में सवालों की एक श्रृंखला तेजी से और लगातार कौंध गई। इस क्षण आरव भी बेहद हैरान था। ऐसी ताकत जो एक ही मुक्के से तीसरे स्तर के तलवार इंटेंट को तितर-बितर करने में सक्षम है, वास्तव में बेहद डरावनी है। आखिरकार यहाँ तक कि अद्वय भी ऐसा करने में असमर्थ था। हालांकि लाव्य इसे आसानी से करने में सक्षम था, तो उसकी ताकत वास्तव में बेहद डरावनी थी। सघन तलवार इंटेंट और बेहद तेज प्रतिक्रिया। उत्तरी क्षेत्र की एक प्रतिभाशाली से यही उम्मीद थी। लाव्य ने विनीता को देखते हुए कहा, दुर्भाग्य से
चूंकि तुम सब मेरे महापर्वत श्रृंखला में आए और मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्टों को मार डाला, तो तुम सभी के लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। ठीक इसी पल एक बेहद दयनीय और कर्कश चीख अचानक गूंज उठी। हर किसी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उन्होंने देखा कि डार्क बिस्टों से घिरे शिष्य गायब हो गए थे। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी निगाहें जमीन की ओर डाली और उन्होंने देखा कि जमीन खून और शरीर के टुकड़ों से ढकी हुई थी। जब विनीता ने यह देखा तो उसकी आंखों में उदासी की एक झलक कौंध गई, क्योंकि उनमें से कुछ शिष्य उसके साथ बड़े हुए थे। भले ही उनके बीच कोई करीबी रिश्ता नहीं था, फिर भी वे एक ही संप्रदाय के थे। इसलिए उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के बाद वह उन भावनाओं पर काबू पाने में थोड़ी असमर्थ थी। उन डार्क बिस्टों द्वारा तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों से निपटने के बाद उनकी निगाहें विनीता और यामिनी पर टिक गईं। इस बीच आरव उन दोनों के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने लाव्या को देखते हुए कहा, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। लाव्या ने थोड़ी देर के लिए आरव को देखा और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्ट यूं ही नहीं मर सकते, इसलिए उन्हें मरना ही होगा। आरव की भौहें उठ गईं और उसने कहा, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? हाँ, लाव्या ने उदासीनता से कहा। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने कहा, तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जब बात डार्क बिस्टों के खिलाफ होती है तो संख्या मेरे खिलाफ बेकार है। दूसरे शब्दों में हम दोनों को यहाँ लड़ना होगा। लाव्या हल्का सा झुका और फिर उसने कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार तुम आरव एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कमजोरों या गलत लोगों की रक्षा के लिए अपनी तलवार निकालता है। इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूं कि तुम उत्तरी क्षेत्र के इन दो लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। तुम उनसे केवल कुछ घंटों पहले ही परिचित हुए हो, है ना? उसने जो कहा ठीक वही मैं पूछना चाहती हूँ। इस बीच विनीता ने आरव पर एक नजर डाली, जबकि उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक कौंध गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या तुम वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के वह आरव हो जिसने प्रबुद्ध तलवार को समझा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उसके लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं हो। मैं महसूस कर सकती हूँ कि अगर तुम जाने का इरादा रखते हो तो वह तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। हालांकि तुमने पीछे रहने का फैसला किया है। मैं बहुत उत्सुक हूं कि तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो। आरव हंसा और फिर उसने एक सवाल के साथ जवाब दिया, मैं भी बहुत उत्सुक हूं। तुमने पहले मुझे बचाने का फैसला क्यों किया? आखिरकार मैं केवल पहले दिव्य स्तर पर हूं और मैं दक्षिणी क्षेत्र का गूढ़ साधक भी हूं। विनीता अवाक रह गई और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे बस लगा कि यह मेरी क्षमता के भीतर है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यह तुम्हारी क्षमता के भीतर था? आरव ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अभी अपनी क्षमता के भीतर कुछ कर रहा हूँ। विनीता ने लाव्या पर एक नजर डाली और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वह बहुत मजबूत है। भले ही तुम वह आरव हो जिसने प्रबुद्ध तलवार प्राप्त की है, तुम अभी उसके लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं हो। इस बीच लाव्या ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आरव, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध करने के लिए साधना के स्तरों को पार कर सकते हो और तुम्हारे पास मजबूत तुरुप के पत्ते भी हैं। हालांकि मुझे तुम्हें बताना होगा कि भले ही तुम उस दिव्य कलाकृति का एक बार फिर से उपयोग करो, तुम जो अभी तक राजा स्तर में उन्नत नहीं हुए हो, निश्चित रूप से हार जाओगे। उसके विचार में मैं तुम्हें जाने दूंगा और एक बार जब तुम भविष्य में राजा स्तर में उन्नत हो जाओगे तो हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ सकते हैं। शायद तुम सही हो। आरव मुस्कुराया और फिर उसने गंभीर भाव से कहा, लेकिन मेरे बहुत कम दोस्त हैं और मुझे बहुत मुश्किल से एक मिला है। मैं बस उसे मरते हुए कैसे देख सकता हूँ?
इसलिए मेरा इरादा कोशिश करने का है। एक दोस्त लाव्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, और फिर उसने विनीता और यामिनी की ओर इशारा किया और कहा, आरव, तुमने इन सब बातों को हल्के में ले लिया है। बस उनसे पूछो क्या उन्होंने तुम्हें अपना दोस्त माना है। भले ही वे कहें कि उन्होंने माना है, क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? यह सब अभी एक तरफा है, समझे? शायद आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरा इरादा अभी भी इसी तरह से कार्य करने का है। मुझे एक कारण बताओ, लाव्य ने धीमी आवाज में कहा। एक कारण? आरव ने सिर हिलाया और कहा, कई बार जब हम कुछ करते हैं तो किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है ना? इसके अलावा क्या उन्होंने मुझे अपना दोस्त माना है, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं उन्हें अपना दोस्त मानने को तैयार हूं, और यह मेरे लिए पर्याप्त है। कम से कम वे पहले मेरे दोस्त थे, और वे अभी मेरे दोस्त हैं। जहां तक भविष्य की बात है, वह भविष्य के लिए है। जब उन दोनों ने आरव की बात सुनी तो वे शांत हो गए। क्या उन्होंने आरव को अपना दोस्त माना था? जवाब न था। कारण के लिए वास्तव में बहुत सारे कारण थे। उदाहरण के लिए, वे अभी आरव से मिले थे। वे उत्तरी क्षेत्र के सदस्य थे जबकि आरव दक्षिणी क्षेत्र से था। संक्षेप में, जहां तक उनका संबंध था, दोस्ती कुछ ऐसी थी जो एक दूसरे के साथ समय बिताने और समान हितों और लक्ष्यों के माध्यम से धीरे धीरे बनती थी। हालांकि आरव ने उन्हें अपना दोस्त माना था क्योंकि उन्होंने बिना किसी सोच विचार के कुछ किया था। इसके अलावा वह उनकी मदद करने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालने को तैयार था। इस वजह से वे दोनों परेशान और हैरान थे। लाव्य ने थोड़ी देर के लिए आरव को देखा और फिर उसने कहा, तुम दुनिया के विचारों की परवाह नहीं करते हो और केवल अपने दिल के अनुसार कार्य करते हो। अब मैं थोड़ा समझता हूं कि तुम चौथे स्तर के तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार को समझने में क्यों सक्षम थे। ठीक है, उसके विचार में, अगर तुम पीछे हटे बिना मेरे एक मुक्के को झेलने में सक्षम हो तो मैं उन दोनों को जाने दूंगा। तुम्हारा क्या विचार है? बेशक अगर तुम इसे झेलने में असमर्थ हो तो तुम उन दोनों के साथ मर सकते हो। मैं यह करूंगा। इस बीच विनीता अचानक आरव के बगल में खड़ी हो गई और उसने आरव पर एक नजर डाली और फिर कहा, उत्तरी क्षेत्र का तीसरा रैंक संप्रदाय, तलवार संप्रदाय की विनीता। आरव अवाक रह गया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तुम आज से एक बनोगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह लाव्य को देखने के लिए मुड़ा और फिर उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो और मैं जानता हूं कि तुम अभी डींग नहीं मार रहे थे। हालांकि मैं आरव क्यों चाहूंगा कि कोई मेरे लिए रियायत दे, पीछे हटे बिना तुम्हारे एक मुक्के को झेलूं। हम नियम क्यों नहीं बदल देते? तुम्हारा क्या मतलब है? लाव्य ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, आरव जोर से हंसा और फिर उसने कहा, अगर तुम पीछे हटे बिना मेरी तलवार के एक वार को झेलने में सक्षम हो तो तुम हम तीनों के साथ जो चाहो कर सकते हो। तुम्हें यह कैसा लगा? लाव्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सोचते हो कि तुम बेहद दुर्जय हो क्योंकि तुमने आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान हासिल किया और अद्वय को हराया? मैं मानता हूं कि अगर तुम राजा स्तर को प्राप्त कर लेते तो हम दोनों के बीच की लड़ाई में जीत की संभावना 70-30 होगी। हालांकि तुम केवल पहले दिव्य स्तर पर हो, इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें मारने में सक्षम होऊंगा, भले ही तुम उस दिव्य कलाकृति का उपयोग करो। हम कोशिश क्यों नहीं करते? आरव ने कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, लाव्य ने धीमी आवाज में कहा, और फिर उसने अचानक अपने दाएं पैर से जमीन पर जोर से वार किया। अचानक पूरी जमीन अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी जैसे कि यह एक भूकंप हो। दूसरी ओर लाव्य खुद बिजली के एक बोल्ट की तरह आरव की ओर तुरंत आगे बढ़ा।
उसकी गति इतनी तेज थी कि विनीता और यामिनी दोनों उसकी आकृति को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाईं। जिस क्षण लाव्य ने आगे कदम बढ़ाया था, आरव ने अपनी हथेली को पलटा और फिर उसके हाथ में एक निम्न ग्रेड धरती स्तर की तलवार दिखाई दी थी। उसके बाद उसके आत्मिक केंद्र के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलपन की तरह घूमने लगी। एक पल में उसके आत्मिक केंद्र के भीतर की सारी गूढ़ ऊर्जा उसकी तलवार में हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। इसके अलावा उसका चौथे स्तर का तलवार इंटेंट भी तुरंत बाहर निकल आया और उसकी तलवार को चारों ओर से लपेट लिया। एक बार जब यह हो गया तो उसने अपने पास मौजूद शारीरिक ताकत को जोड़ा, इससे पहले कि उसने लाव्य की ओर जोरदार तरीके से अपनी तलवार को नीचे किया। इस रहस्यमय रूपांतरित डार्क बिस्ट का सामना करते समय आरव ने वास्तव में बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने अभी भी नरक अग्नि और 5वें स्तर के तलवार इंटेंट का उपयोग नहीं किया। आरव को भरोसा था कि अगर उसने उनमें से किसी एक का उपयोग किया तो लाव्य को दूर फेंकना निश्चित रूप से एक बेहद आसान काम होगा। हालांकि एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने अंत में उनका उपयोग नहीं करने का फैसला किया। वे अभी उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्ते थे। अगर उसने उनका उपयोग अब किया तो वे अब तुरुप के पत्ते नहीं रहेंगे। खासकर नरक अग्नि, वह इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा जब तक कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा न हो, क्योंकि एक बार जब उसने इसका उपयोग कर लिया तो यह बहुत संभव था कि यह उस पर विपत्ति लाएगा। दोनों महिलाओं की हैरान निगाहों के तहत आरव की तलवार और लाव्य की मुट्ठी जोरदार तरीके से एक दूसरे से टकराई। बूम! एक दुनिया को हिला देने वाली गड़गड़ाहट तुरंत गूंज उठी। उसी समय वह जमीन जहां वे दोनों खड़े थे तुरंत ढह गई। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।